So hello guys, welcome again to our class, that is moisture physics. So today we are going to discuss our some another questions of our important chapter, that is कैपेसिटर. ठीक है भाई, इससे पहले हम लेवल 1 के जो क्वेश्चंस थे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम आगे ऑब्जेक्टिव्स पे पढ़ेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है. ऐसे क्वेश्चन जनरली मेंस एग्जाम में नहीं आते हैं भाई, बोर्ड में ही ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है. क्लियर है. इससे पहले अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन 31 की बात करें, 25 की बात करें, 22 क्वेश्चन जो है ऐसा नीट या मेंस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन. क्लियर है, तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिए. अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. इसमें क्या बोल दे रहा है आपको, इसमें मार्कर को क्या हो गया, अभी तो चल रहा था भाई. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है भाई आपके पास. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके बुक्स में, सभी के पास देखेंगे भाई. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास जो सेपरेशन है, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है कुछ इस तरीके से. ठीक है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो d है. अगर आप इस सेपरेशन को बढ़ा देते हैं, इन पैरेलल प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है अगर वो आप इंक्रीज कर देते हैं तो इसके बीच में जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो कितना होगा. क्लियर है, वही आपको सिंपली कैलकुलेट करना है. तो भाई फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है, आपको सभी को पता है, F = Q × E. और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है, इन बिटवीन द प्लेट्स क्या रहता है, E = मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, E = σ/2ε0. याद होगा भाई, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट्स, यही रहता है आपके पास. ठीक है, अब आपके पास E का वैल्यू आ गया यहाँ पे. सिग्मा का वैल्यू क्या रहता है आपके पास, ये भी पता है आपको, Q/A रहता है. सिग्मा का जो वैल्यू रहता है आपके पास Q/A रहता है भाई, चार्ज पर यूनिट एरिया, याद होगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू जो उठा के यहाँ पे रखूँगा तो जो वैल्यू आएगा मेरे पास ये कितना आएगा, Q/2ε0A आ जाएगा. सो यहाँ पे E का वैल्यू आपके पास आ चुका है. इसी E को उठा के आप यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, Q²/2ε0A आ जाएगा भाई. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे D के ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, फोर्स का कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. दैट मीन्स यहाँ पे F जो है वो इनडिपेंडेंट है आपके पास D के ऊपर. F इज़ इनडिपेंडेंट ऑन D. क्लियर है, तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो जाएगा आपके पास, कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है. फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीजेज है, सेम रहेगा भाई. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो C हो जाएगा. क्लियर है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. आगे बढ़ेंगे इसमें, उसके बाद देखेंगे आपके पास क्या बोल दे रहा है. बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. क्लियर. सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अभी, इसमें क्या बोल दे रहा है. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास अगर आपके पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मतलब ये कुछ इस तरीके से प्लेट्स हैं जो कैपेसिटर की, उनको अगर आप ज्वाइंट कर दें, किससे ज्वाइंट कर दें भाई, एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइंट कर दें कुछ इस तरीके से. ये मैंने ज्वाइंट कर दिया है कंडक्टिंग वायर से. क्लियर है, तब उसका कैपेसिटेंस जो है क्या रहेगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपको कैपेसिटेंस बताना है अगर आप इसको एक वायर से, कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे. क्लियर है, देखो अब कैपेसिटेंस पूछा है तो आप विदाउट मतलब बिना सोचे समझे कुछ बता तो नहीं सकते कि अगर आप वायर के साथ जोड़ दें तो इसका कैपेसिटर घटेगा या बढ़ेगा. क्लियर है, तो मतलब आपको सिंपली सोचना होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्मूला का ही यूज़ हो सकता है. या तो आपके पास Q/V का यूज़ हो सकता है, या फिर आप ε0A/D का यूज़ हो सकता है. क्लियर है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ना तो एरिया की बात करी गई है, ना तो आपको D की बात करी गई है कि आप उसका कैपेसिटेंस जो है वो बता देंगे, तो ऐसा तो नहीं है. तो आपको यहाँ पे सिंपली ये बोला गया कि वायर से जोड़ दिया गया. अब आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि वायर का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास ज़ीरो रहता है, हम ज़ीरो मान के चलते हैं इसका जो पोटेंशियल रहता है. क्लियर है,
ठीक है भाई, अगर इसका पोटेंशियल 0 हो गया यहाँ से, तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस आया आपके पास Q/0 कितना हो गया, C का वैल्यू इन्फिनिटी आ गया भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फॉर्मूला से ही चलेंगे आप, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बड़ा इजी है। बस आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का। यहाँ पे एरिया और डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला कैपेसिटेंस का नहीं लगेगा। आपको पता है कि वायर के साथ जोड़ रहे हैं तो वायर का पोटेंशियल हमारे पास नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए हम कैपेसिटेंस जो है वो ज़रूर निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका कैपेसिटेंस का आंसर जो है हो गया, इन्फिनिटी आ रहा है इसका। तो आपके पास जो वैल्यू आया ये ऑप्शन जो है इसका डी हो गया। क्लियर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे, थर्ड देखेंगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है, 2 पैरेलल मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए एंड बी are connected by a thin wire. The separation is very large as compared to their dimensions. The capacitance of system is. इसमें बोल दे रहे हैं अभी आपके पास कुछ इस तरीके से 2 मेटल स्फीयर्स हैं, कुछ इस तरीके से ये प्लेट्स हैं, ठीक है भाई। एकदम से सही नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 मेटल स्फीयर्स हैं जो कि जिनको आपने कुछ इस तरीके से जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये आपने कुछ इस तरीके से जोड़ा है यहाँ पे, और इसका जो रेडियस दिया गया है वो कितना है आपके पास, ए है। इसका जो रेडियस दिया गया है वो रेडियस बी है मेरे पास, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिया गया है। आपको बोला गया है कि जो इनका सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में, इन दोनों के रेडियस के कंपैरिजन में। मतलब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कैपेसिटेंस बताना है। और आपको पता है कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज़ इक्वल टू 4πε0 r रहता है। क्लियर है भाई। तो आप इसको एज ए सिस्टम मानते हुए कंसीडर करेंगे। ये आपके पास एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा, जो 2 आपके पास प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इतना लिखेंगे यहाँ पे, C इज इक्वल टू 4πε0 a प्लस बी। क्लियर है। मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4πε0 a आ जाएगा, और आपके पास 4πε0 b आ जाएगा। क्लियर है भाई, बड़ा सिंपल था, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। आपको इसको सिस्टम मान के चलना है और दोनों का रेडियस जो है वो लिखना है, यही बताया गया सिंपली। तो यही ऑप्शन होगा इसका। क्लियर है भाई, समझ आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा मेरे पास ये सी ऑप्शन है, ये इसका जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा भाई। क्लियर है, तो बड़ा इजी है। इसके बाद देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में क्या बोल रहा है, बड़ा इजी चल रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ऐसा क्वेश्चन तो बोर्ड में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें करना है। तो देखेंगे इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर connected in parallel to the potential difference V. If these capacitors are then reconnected in series, their charges being left undisturbed, the potential difference obtained is. मतलब इसमें बोल दे रहा है कि आपके n आइडेंटिकल मतलब कि सेम कैपेसिटर है, सेम मतलब कि उनके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो भी सेम रहेगा। क्लियर है। तो पहले जो n आइडेंटिकल कैपेसिटर थे उनको पैरेलल में जोड़ा गया, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस V था। फिर उन्हीं कैपेसिटर्स को आप सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उनका जो चार्जेस है वो वही रहता है जैसा पहले था पैरेलल में। तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा जब आप सीरीज़ में लगाते हैं। देखो भाई, बड़ा सिंपल है। सीरीज़ का जो फॉर्मूला रहता है मेरे पास, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पहले तो, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू Q/C है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। क्लियर है भाई, ठीक है। अब मेरे पास जो बोला गया उसको कैपेसिटर जो है वो उसने सीरीज़ में लगाए हैं। तो n कैपेसिटर्स हैं, तो यहाँ पे 1 + C1 1 + C2 C लिख लो, सभी को C लिख लेंगे आप। तो कुछ इस तरीके से ये चलता जा रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे n/C हो जाएगा। क्लियर है। और मेरे पास जो CS का वैल्यू आया ये कितना आ गया, C/n आ गया। क्लियर है। तो भाई अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, Q' ओवर आपके पास कितना हो गया, C' हो गया।
ठीक है, तो आप इसको भी सी डैश लिख लीजिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका, देखो क्यू डैश है, सीरीज़ में 4 जो है वो सेम रहता है, ठीक है, तो ये सेम रहेगा तो मैं इसको क्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो सी डैश का जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, सी डैश का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, n टाइम्स क्यू बाई सी आ जाएगा। दैट मीन्स वी डैश इज इक्वल टू n टाइम्स v हो गया भाई। जो आपके पास पहले आ रहा था क्यू बाई सी था, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, v लिख दिया उसको। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बड़ा इजी था। तो ये था इसका 4th क्वेश्चन। उसके बाद आप देखेंगे 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th जो है वो सही नहीं है, अभी इसमें सर्किट जो है इसका कंप्लीट नहीं है। उसके बाद आप 6th क्वेश्चन देखेंगे। 6th क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है, 6th क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास एक सर्किट दिया गया है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कुछ 60 वोल्ट का इस तरीके से दिया गया है। मेरे पास ये 60 वोल्ट का कुछ इस तरीके से पोटेंशियल दिया गया है, और आपके पास कुछ और कैपेसिटर दिए गए हैं कुछ और तरीके से। ये मैंने कैपेसिटर जो है यहाँ पे बना दिया है, और इसके बीच का 60 वोल्ट जो है ये पोटेंशियल जो है दिया गया है भाई। क्लियर है, ठीक है। इसके बीच का 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है मेरे पास। ये मेरे पास पॉइंट दिए गए, कुछ कैपेसिटर C दिया गया है, और ये 2C दिया गया है, ये M दिया गया है, ये N दिया गया है, और ये भी C दिया गया, और ये 2C दिया गया। क्लियर है। अब इसमें पूछा कि आपके पास कि अगर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है AB के क्रॉस अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट जो है अप्लाई करते हैं इस सर्किट के ऊपर, तब आपके पास जो M और N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो भाई, आपके पास ये 60 वोल्ट जो है यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो 60 यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ 0 पहुँच जाएगा। अब आगे देखेंगे आप, तो अब आपके पास इन कैपेसिटर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों सीरीज़ में है, ये तीनों सीरीज़ में है। क्लियर है, तो मैं इसको बना के यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस कैपेसिटर को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। क्लियर है भाई, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैपेसिटर जो है बना सकता हूँ, ये ऐसा। ठीक है भाई, ये 3 कैपेसिटर आपके पास हो गए। C हो गया, ये 2C हो गया, ये C हो गया, फिर से ये 2C हो गया। तो आपके पास 60 यहाँ पे आया था, 0 यहाँ पे आया था, तो 60 यहाँ पे आ गया भाई, 0 यहाँ पे आ गया भाई। उसने M से N के बीच का पूछा है, ठीक है, M से N के बीच का पूछा है। अगर वो बोलता कि आप यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तब बातें डिफरेंट रहती, ठीक है। अब आपको सिर्फ M और N के बीच का पूछा है, मतलब यहाँ से टोटल पूछा है, तो आप इन कैपेसिटर्स को यहाँ पे लेके आएँ इस तरीके से, और आप यहाँ पे 60 बता सकते हैं क्योंकि इसके बीच का पूछा है। क्लियर है। अगर आपको यहाँ पे पूछता मान लो, तब आप क्या करते, तब आप सबसे पहले आप यहाँ निकालते Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V निकालते, ठीक है। वो जो चार्ज यहाँ से निकलता उसको आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करते। मान लो यहाँ से 40 माइक्रोकूलम निकला है, ठीक है, चार्ज 40 माइक्रोकूलम निकला है। इसको आप सीरीज़ में लगा के, सीरीज़ में जोड़ते हुए एक कैपेसिटर बनाते, तीनों को बना के आप यहाँ पे एक कैपेसिटर बना लेते। क्लियर है, ठीक है। तो जो वैल्यू आता मान लेते हैं C/2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना चार्ज गया है, 40 माइक्रोकूलम गया है। अब आप इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, इस चार्ज को आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है, C और C/2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जितना इसका बनता है और जितना इसका बनता है। क्लियर है, समझ आ गया। तो अब जितना यहाँ पे मान लो चला गया, यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो चला गया। अब आगे 10 माइक्रोकूलम यहाँ पे गया, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो चार्ज है वो तीनों में सेम रहता है। यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, हमने इसको घुमा के इधर लगा दिया, इसको घुमा के इधर लगा दिया, तो तीनों में सेम रहेगा, ठीक है। तो मतलब आपके पास ये ये Q आ गया, ठीक है, और बीच वाले कैपेसिटर का C दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास Q इज इक्वल टू CV है, तो आप यहाँ से V इज इक्वल टू Q/C लगा के निकाल सकते हैं।
बात समझ आ गई होगी भाई, बड़ा इजी हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर एक सिंगल कैपेसिटर के ऊपर आपको पोटेंशियल पूछता तब आप किस तरीके से निकाल सकते थे। तो ये था 6th क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे भाई, बड़े इजी हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन चल रहा है। ऐसा बोर्ड में ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है भाई इस तरीके का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे आप 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या बोल दे रहा है, 7th क्वेश्चन देखेंगे भाई। 7th क्वेश्चन में बोल दे रहा है आपके पास कि इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब कुछ इस तरीके से आपके पास ये चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, क्लियर है, और उसके बीच में आपके पास एक ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस कितना है, r दिया गया है। कुछ इस तरीके से ये मेरे पास रेडियस r है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज q है, उसको इक्विलिब्रियम में रखा गया है, ठीक है। कब, जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, यहाँ पे v था, ठीक है भाई। अब वो बोल रहा है कि अगर आप इसका ये जो ऑयल ड्रॉप है इसका अगर आप रेडियस 2r कर दें, इसका रेडियस 2r कर दें और इसके ऊपर चार्ज भी 2q कर दें, तो उस केस में जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब कितना आएगा, क्लियर है। उसने बात करी है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पहले v था, कब, जब आपके उसके ऊपर रेडियस r था उसका और चार्ज q था, क्लियर है। और जब आप इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना कर दें, 2q कर दें, और रेडियस आप कितना कर दें, 2r कर दें, तब इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, इसको यहाँ पे इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए ये क्वेश्चन बोला गया है। देखो भाई, अब आपको इक्विलिब्रियम में बनाना मतलब यहाँ पे उसको सेटल करना है। सेटल मतलब कि उसको यहाँ पे रोक के रखना है, क्लियर है। अब वो नीचे गिरेगा तो इसको ऊपर भी फोर्स लगाना होगा, इसको यहाँ पे रोकने के लिए, इक्विलिब्रियम में लगाने के लिए, इक्विलिब्रियम रखने के लिए। जब वो नीचे गिरेगा तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट जो है फोर्स लगेगा। अब क्योंकि यहाँ पे आप किसकी बातें करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे इसके बीच में जो फोर्स लगता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो कौन सा फोर्स लगता है भाई, F = Q × E लगता है। ध्यान रखें, हर चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि फोर्स कितना होता है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, कैपेसिटेंस का क्या लिंक है डिस्टेंस के साथ, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करी गई है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा F = Q × E। अब आपको पता है कि यहाँ पे M × G जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, Q × E के इक्वल होगा, क्लियर है, तभी ये बराबर रहेगा। मतलब ये इसका मास हो गया, ये G हो गया ग्रेविटी, और ये चार्ज हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो इनके बीच में एक्ट करेगा, क्लियर है। तो ये आपके पास आ चुका है। अब आपको ये भी पता है E का वैल्यू जो है वो V/d होता है। भाई मैं ऐसा क्यों लिखा, अब मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V पहले तो उसने दे ही रखा है, लेकिन दोबारा से फिर से V निकालना, तो आपको V तो लेके आना पड़ेगा ना। तो मैं इसीलिए E को V/d यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब यहाँ पे M को भी मैं लिख सकता हूँ। आपको पता है कि जो रो का वैल्यू रहता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो M का वैल्यू आएगा रो × वॉल्यूम आ जाएगा, और हमें पता है कि V का वैल्यू एक सफ़ियर के लिए, ऑयल ड्रॉप के लिए वो कितना होगा, 4/3 πr3। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा भाई, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि पहले रेडियस r था, अब आपको r का वैल्यू 2r भी तो करना है, तो r का वैल्यू 2r आप कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके लिए आपको r भी तो लेके आना पड़ेगा। तो मैं r वो लेके आया हूँ, इसीलिए मैं r लेके आया हूँ यहाँ पे, क्लियर है। तो आपको ये चीज़ों को सोचना है कि भाई r का वैल्यू 2r कहीं तो रखना होगा, तो उसके लिए हमें r चाहिए होगा, तो मैं इसीलिए v का वैल्यू यहाँ पे ऐसा रख सकता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, क्लियर है। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखेंगे तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगा रो मल्टीप्लाई 4/3 πr³ हो गया यहाँ से, इंटू G हो गया,
दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी ओवर डी हो गया। भाई बात समझ आ गई होगी, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, ये सारी टर्म जो है आपके पास कांस्टेंट है, ये सारा टर्म जो है यहाँ से कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, क्लियर है। ये आपके पास वेरी कर रहा है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है। तो भाई यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकलेगा वो क्या निकला है, आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है, समझ आ गया होगा। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यू आएगा इसका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दोनों को, पहले कितना था आपके पास आर था, ठीक है, पहले आपके पास आर था। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, V1 का वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितना हो गया, R1 डिवाइडेड बाई Q1, फिर V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, R2 डिवाइडेड बाई Q2, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देंगे, V2 डिवाइडेड बाई V1 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, और Q1 डिवाइडेड बाई Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, बड़ा इजी है। तो आपको जस्ट ध्यान रखना है कि यार क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग जस्ट चलना है, ठीक है। आर की वैल्यू बात हो रही है तो मतलब आपको सोचना होगा कि यार आर कहीं तो पुट करना रहेगा, क्यू की बात हो रही है तो क्यू कहीं तो पुट करना रहेगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ेंगे। ये था 7th क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, इजी है, बहुत इजी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 8th है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं, आपके पास दो लार्जर पैरेलल शीट्स दी गई हैं कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से दो लार्जर प्लेट्स जो है मेरे पास दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये हो गया। कुछ इस तरीके से प्लेट्स दी गई हैं जिसके ऊपर प्लस का चार्ज सिग्मा दे रखा है और यहाँ पे माइनस का सिग्मा दे रखा है, क्लियर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखा है आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स एज शोन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए लाइन परपेंडिकुलर टू द शीट्स एज वन मूव फ्रॉम द ए टू बी। यहाँ पे ए और बी दिया गया है, मतलब जैसे ही आप ए से बी की तरफ मूव करते हैं परपेंडिकुलरिटी टू द प्लेन शीट्स, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, क्लियर है। ये सिंपली पूछा है भाई। इसको देखते हुए ये आपके पास क्या लिखा है, यहाँ पे लार्ज शीट लिखा है। देखो जब भी लार्ज शीट बोलता है ना तो आपको सिंपली याद आना चाहिए कि लार्ज शीट की अगर बात हो रही है ना तो आपको सिंपली इसका यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। याद होगा आपको, हमने कर रखा है ऐसा, ठीक है। तो इसमें तो सिंपली ग्राफ पूछा है इसने कि कौन सा ग्राफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है कितना होगा इन लार्ज पैरेलल शीट्स के विद रिस्पेक्ट टू, क्लियर है। तो ध्यान देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है आपने कर रखा है जिसमें आप सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट्स, पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स के कारण आप ऐसा रिजल्ट जो है वो निकालते हैं। तो इसमें क्या बोलता है आपके पास, याद होगा आपको, उसमें आप कैसे करते हैं, पहला रीजन आप ये वाला ले लेते हैं, ये सेकंड रीजन रहता है आपके पास और ये थर्ड रीजन रहता है, ठीक है। ग्राफ बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन सिग्मा के साथ कौन सा होगा, ठीक है। आपके पास चारों ग्राफ दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लें, इधर कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इसके कारण तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे फील्ड आपके पास 0 हो गया, क्लियर है। सिमिलरली आप इधर रख लेंगे कोई भी पॉइंट तो ये नेगेटिव जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा तो फील्ड 0 आ जाएगा। कुछ उसी तरीके से अगर आप इधर रखेंगे पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव भी इसको
अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे फील्ड जो है वो मैक्सिमम फील्ड आ रहा है, ठीक है भाई। ये आपका मतलब इस रीजन में फील्ड जो है वो लाई करेगा, क्लियर है। तो मतलब सीधा सीधा इसमें ऑप्शन जो है आपके पास बी बन रहा है, ऑप्शन जो है इसका बी आ गया, क्योंकि मैक्सिमम फील्ड जो है वो लाई कर रहा है। कुछ इस तरीके से दिया गया है ग्राफ, ये ऐसा, ये देखो सारा फील्ड जो है यहीं लाई कर रहा है भाई, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास फील्ड जो है कुछ इस तरीके से बन गया भाई, क्लियर है, समझ आ गया होगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है लाइन भाई, ये यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी, मतलब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और कोई भी ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सारी चीज़ें अगर आपको याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम, रो, सब याद है, तो आपका क्वेश्चन बड़ी जल्दी सोल्व हो जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन बोर्ड का है, चाहे वो एग्ज़ाम मेंस का है, ठीक है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे जी। 9 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल दे रहा है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट जो है, ये मेरे पास दिया गया है सर्किट, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, और एक बैटरी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है भाई, और ये यहाँ पे कुछ स्विच दिया गया है, ठीक है, और ये एक कैपेसिटर दिया गया है यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, ये रजिस्टर दिया गया भाई, ठीक है। ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया और ये 1 ओम हो गया, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का बैटरी दिया गया है, ठीक है भाई। तो आपको पूछा क्या है, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो इनिशियल करंट है थ्रू द 1 ओम रजिस्टर वो कितना होगा, ठीक है। करंट पूछा है आपको, जैसे ही आप क्लोज करते हैं तो यहाँ से करंट निकलना शुरू होगा, तो इस 1 ओम से करंट कितना जाएगा, इनिशियल करंट। इनिशियल का जब भी बोल दे तो मतलब टाइम 0 की बात हो रही है, और टाइम 0 की मतलब चार्ज 0 होता है, याद होगा। 2 स्टेट होती हैं आपके पास। यहाँ पे सर्किट कौन सा है, ये सर्किट जो है आपके पास आरसी सर्किट है, तो यहाँ पे सी भी है, यहाँ पे आर भी है, आरसी सर्किट की बात हो रही है। तो टाइम t = 0 रहता है, एक आपके पास t = इन्फिनिटी रहता है, ध्यान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे t = 0 की बात हो रही है, चार्ज 0 है, t 0 है, तो मतलब कैपेसिटर के ऊपर इस बार कोई भी चार्ज जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। अगर नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये मेरे पास एक वायर बन जाएगा। बात समझ आ गई भाई, ऐसा ही करते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप वायर बनाते हैं, जब भी टाइम t = 0 की बात होती है तो आप उसको वायर बनाते हैं, और जब t = इन्फिनिटी की बात होती है तो यहाँ से आप सर्किट उड़ा देते हैं, और यहाँ से उड़ाने के बाद कुछ ऐसा बना देते होते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटी पे चार्ज जो है वो मैक्सिमम आता है, ये भी पता है आपको, तो इसीलिए हमने इसको एक वायर जो है ये वायर बना दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों जो है आपके पास पैरेलल में है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 1/R1 + 1/R2 आप लगाएंगे, सो 1/6 है, यहाँ पे 1/6 है और 1/3 है, तो यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 6 हो गया, यहाँ पे 3/6 मतलब 6/3 हो गया, तो मतलब 2 ओम आपके पास आर का वैल्यू आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने के बाद 2 ओम आ गया, और जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके का सर्किट जो है ये बनेगा। तो ये मैंने कुछ इस तरीके का बना दिया है। 12 वोल्ट 1 ओम इसमें है और 2 ओम इसमें है, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज़ में है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में है, तो 3 ओम हो गया आपके पास। आपके पास V दिया गया है 12 वोल्ट, तो आप यहाँ से I का वैल्यू निकाल लेंगे, I = V/R आ जाएगा। I का वैल्यू कितना आ गया भाई, V कितना है 12 है, R कितना हो जाएगा 3 हो गया, तो यहाँ से ये कटा तो मेरे पास 4 मिली एम्पेयर जो है ये
करंट आ चुका है भाई, ठीक है। 4 एम्पियर जो है इसमें 4 एम्पियर है, 4 एम्पियर जो है करंट आ गया। इसका ऑप्शन कौन सा आ गया मेरे पास, बी ऑप्शन हो गया भाई। क्लियर है, तो समझ आ गया होगा, बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। चीज़ों का थोड़ा पता होना चाहिए, हर क्वेश्चन पे वैल्यू दिया रहता है, हर चीज़ का मतलब रहता है, ऐसे नहीं दिया जाता कुछ भी भाई, ध्यान रखें यहाँ पे। तो उसके बाद बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसमें बोला है कि आपके पास एक कैपेसिटर दिया गया जिसका कैपेसिटेंस सी है, कैरिंग ए चार्ज क्यू इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ ईएमएफ ई। मतलब आपके पास ये कुछ इस तरीके का ये कैपेसिटर दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्यू दिया गया है, ठीक है, और आपको इसको कनेक्ट करना है एक सोर्स के साथ जिसका ईएमएफ ई दिया गया है। आपको पूछा क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या होगा, ठीक है भाई, बड़ा सिंपल है। इसमें क्या बताना है बताओ, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा भाई। अगर आप यहाँ से वोल्टेज V देंगे और ये इसका कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, ये तो आएगा आपके पास। क्या लिखो अब मैं इसमें, Q इज इक्वल टू C इंटू E आ जाएगा, ठीक है। और कुछ दिन इसमें गिवन ही नहीं है, तो C ऑप्शन दिया गया है, इसका कुछ भी नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे, देख लें भाई कितना हो गया।